क्या 50% पिछड़ा वोट ही मोदी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है? क्या 50% पिछड़ा वोट ही राहुल का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है? राहुल गांधी बहुत देर से समझे हैं, लेकिन फाइनली उनकी समझ में ये आ गया है कि पिछड़ा ही प्रधानमंत्री बन रहा है। वोट तराजू पर ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, सवर्ण, दलित, महादलित, आदिवासी, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और मुसलमान सबको एक तरफ कर दें तो भी पिछड़े का वजन ज्यादा होता है। पिछड़ा अकेले 50% है। नरेंद्र मोदी के पीछे उसी 50% पिछड़े की ताकत है। नरेंद्र मोदी का सबसे ताकतवर वोट है पिछड़ा। पिछड़ा ने ही मोदी को महाराष्ट्र जिताया, पिछड़ा ने ही मोदी को हरियाणा जिताया, पिछड़ा ने ही मोदी को एमपी और राजस्थान जिताया, पिछड़ा ही मोदी को गुजरात जिताया, पिछड़ा ही मोदी को यूपी जिताता है, पिछड़ा ही मोदी को बिहार जिताता है और पिछड़ा ही मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है। राहुल का दर्द क्या है? चुनाव हारने का मर्ज क्या है? राहुल का सबसे बड़ा दर्द यह है कि पिछड़ा कांग्रेस से ऐसे बिछड़ा कि वो कांग्रेस की तरफ पलट कर भी नहीं देख रहा। मंडल ने जब से पिछड़े को ताकत दी है, कांग्रेस से उसका 36 का रिश्ता है। राहुल ने हाथ पैर जोड़कर देख लिए। अब तो राहुल कान पकड़कर माफी भी मांग रहे हैं, लेकिन पिछड़ा है कि मान ही नहीं रहा। क्या 50% ओबीसी वोट मोदी को छोड़कर राहुल की तरफ जाएगा? इसकी संभावना बहुत बहुत कम है। सबसे पहले राहुल गांधी की माफी देख लीजिए, फिर आगे की बात बताते हैं। अगर मैं थोड़ा पीछे को देखता हूं तो मुझे एक बात बिल्कुल क्लियर दिखती है। मेरे अंदर भी एक चीज मैंने मिस कर दी, एक गलती मैंने की। क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। आपकी जो इश्यूज थी उस समय मुझे गहराई से नहीं समझ आई। मेरी रिग्रेट क्या है कि अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। वो निकल गया और मैं स्टेज से कह रहा हूं वो गलती है मेरी, और कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है, मेरी गलती है, और इस गलती को मैं ठीक करने जा रहा हूं। राहुल कहते हैं कि वो गलती ठीक करने जा रहे हैं, लेकिन राहुल कैसे करेंगे? वो तो गलती ठीक करने की पोजीशन में ही नहीं है। राहुल की पार्टी जब सत्ता में थी तब उसने पिछड़े को कुछ नहीं दिया। कांग्रेस ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट दबा दी, उसे लागू नहीं होने दिया। अब जब कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो राहुल पिछड़े को सूखा वादा दे रहे हैं, लेकिन राहुल के वादों का पिछड़ा क्या करेगा? दरअसल राहुल गांधी का दांव ही गलत है। पुराने चुनाव छोड़ दीजिए, 2014 के बाद के चुनाव ही देख लीजिए। राहुल गांधी उस वोट बैंक की तरफ देख रहे हैं जिसने 35 साल पहले ही कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह दिया था। अब तो 50% पिछड़े का लोभ ही राहुल को चुनाव हरवा रहा है, क्योंकि पिछड़ा लोभ में कांग्रेस का पुराना वोट बैंक भी खिसक रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में राहुल की पार्टी कांग्रेस को केवल 15% पिछड़ा वोट मिला था। 2019 के लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस को 15% पिछड़ा वोट ही मिला। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एसपी, आरजेडी और एनसीपी जैसे दलों के साथ गठबंधन करके 4% पिछड़ा वोट गेन किया और कांग्रेस का पिछड़ा वोट शेयर 15% से बढ़कर 19% हो गया। लेकिन देश में लोकसभा चुनाव जीतने के लिए यह बहुत कम है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं, जो लगातार 40% से अधिक पिछड़ों के सपोर्ट से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में करीब 40% ओबीसी वोट मोदी को मिले।
2019 के लोकसभा चुनाव में 44% पिछड़ा वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़े। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी 43% पिछड़ा वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़े। मोदी पिछड़ा हैं और इस बात पर गर्व करते हैं। वो पिछड़े को प्राथमिकता देने का ऐलान करते हैं और इसी पर अमल भी करते हैं। एनडीए सरकार का तो मिशन ही है हर पिछड़े को प्राथमिकता, हर पिछड़े को प्राथमिकता, पिछड़े को प्राथमिकता, पिछड़े को प्राथमिकता, पिछड़े को प्राथमिकता। कि हम पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, तो ये हमारी नीतियों में भी, निर्णयों में भी नजर आता है। इसलिए मैं कहता हूं, जो पिछड़ा है वो हमारी प्राथमिकता है। नरेंद्र मोदी से पहले बीजेपी की पहचान कमंडल वाली पार्टी थी, इसीलिए मंडल वाली पॉलिटिक्स में बीजेपी पिछड़ जाती थी। 2014 में मोदी आए तो उन्होंने कमंडल में मंडल को डाल दिया। ब्राह्मण बनिया की पार्टी कहलाने वाली बीजेपी अब देश भर के पिछड़ा समाज में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है। 2023 में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संसद में कहा था कि कांग्रेस के पास जितने सांसद हैं उससे ज्यादा तो हमारे ओबीसी सांसद हैं। ये काम नरेंद्र मोदी ने किया है। इसी का सबूत मोदी के नाम पर पड़ने वाला ओबीसी वोट में दिखता है। ओबीसी वोट के बिना बीजेपी 200 सीट तक भी नहीं पहुंच पाती थी। मोदी ने उसमें ओबीसी का इंजन जोड़ा तो बीजेपी 300 के पार भी पहुंची। पार्टी वही है, पार्टी के पीछे का विचार वही है, मगर मोदी ने इसकी पहुंच पिछड़ों तक बढ़ा दी है। मुझे तो अभी 15-20 साल तक जो है मोदी ही नजर आ रहे हैं। यदि मोदी जी हमारे नेता नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी 150 सीट भी नहीं जीत रही। 2029 चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ना पड़ेगा। आज हमारे जैसे लोगों को, कार्यकर्ताओं को मोदी जी की आवश्यकता है। मोदी जी को हमारी आवश्यकता नहीं है। मोदी जी के नाम पर वोट मिलता है। आज भी मोदी जी की ही के नाम पर हम जीत कराते हैं। 2047 का यदि विकसित भारत बनाना है तो आपको मोदी जी को जब तक उनका शरीर साथ देता है, और इस देश में हुआ है 82 साल में जो है मोरारजी भाई जो है देश के प्रधानमंत्री बने। मोदी के नाम पर, मोदी के काम पर जब पिछड़ा वोट बीजेपी को मिलता है तो उसका इफेक्ट देख लीजिए। 2009 के लोकसभा चुनाव में जब लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के लीडर बने थे तब बीजेपी को केवल 19% पिछड़ा वोट मिले थे और बीजेपी को सीटें मिली थी 116। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को लीड करना शुरू किया, तब बीजेपी को 40% पिछड़ा वोट मिले और पहली बार बीजेपी की सीट पहुंच गई 282। 2019 में मोदी को 44% पिछड़ा वोट मिले तो सीटें बढ़कर हो गई 303। 2024 में जब मोदी का पिछड़ा वोट 1% घटा और 43% पिछड़ा वोट मिला तो बीजेपी की सीटें घटकर हो गईं 240। इसीलिए जब मोदी कहते हैं कि पिछड़ा उनकी प्राथमिकता है तो उनकी बातों में लॉजिक भी होता है और सियासी वजन भी होता है। न हम नारों तक अटकते हैं, न हम वादों तक सिमटते हैं, हम तो काम करके दिखाते हैं। जब हम कहते हैं कि हम पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, तो ये हमारी नीतियों में भी, निर्णयों में भी नजर आता है। एनडीए सरकार का तो मिशन ही है हर पिछड़े को प्राथमिकता, हर पिछड़े को प्राथमिकता, चाहे पिछड़ा क्षेत्र हो या पिछड़ा वर्ग हो, हमारी सरकार की वो पहली प्राथमिकता है। दशकों तक हमारा ओबीसी समाज ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा था। ये काम भी हमारी ही सरकार ने किया।
हमारे आदिवासी समाज में भी जो सबसे पिछड़े थे, सरकार ने उनके लिए जनमन योजना शुरू की। अब इनके विकास के लिए 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जो पिछड़ा है वो हमारी प्राथमिकता है। आज मोदी के पीछे पिछड़ा है, इसीलिए मोदी नॉर्थ से लेकर तमिलनाडु तक की पॉलिटिक्स को जोड़ रहे हैं। मोदी के डर ने ही 12 साल बाद राज ठाकरे को मातोश्री पहुंचा दिया, उद्धव से मिला दिया। मोदी के डर ने ही राहुल को ओबीसी नेतृत्व भागीदारी न्याय सम्मेलन करने पर मजबूर कर दिया। राहुल जी बहुत देर से समझ पाते हैं। पहले उन्होंने आपातकाल के लिए माफी मांगी, फिर उन्होंने सिख दंगों के लिए माफी मांगी, फिर उन्होंने ओबीसी से माफी मांगी। ओबीसी के लिए किया क्या कांग्रेस ने? कांग्रेस बताए कि मंडल आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में किसने डाला था। ओबीसी के कल्याण के हर संभव कदम को कुचलने का काम कांग्रेस ने किया और बाद में माफी मांगते हैं। राफेल के एक मामले में भी माफी मांगी और अभी जो राहुल गांधी कर रहे हैं उसके लिए 10 साल बाद फिर माफी मांगेंगे। वो ठीक कभी करते ही नहीं है और 10 साल बाद माफी मांगते हैं। ये माफी मांगना ही उनके भाग्य में लिखा हुआ है। कांग्रेस आज पिछड़ा भागीदारी सम्मेलन कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने पिछड़ों को भागीदारी देने के बारे में कभी नहीं सोचा। नेहरू और इंदिरा के समय कांग्रेस जमींदारों की पार्टी थी, जिसने चुनाव जीतने के लिए ब्राह्मण प्लस मुस्लिम प्लस दलित यानी बीएमडी कॉम्बिनेशन बनाया। 1967 में राम मनोहर लोहिया ने पिछड़ों की भागीदारी का मुद्दा उठाया। लोहिया ने ही जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा दिया। 1967 में चुनाव में कांग्रेस को झटके लगे। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल गए, फिर भी उसने सबक नहीं लिया। बीएमडी समीकरण पर कांग्रेस को ऐसा भरोसा था कि 1980 जब बीपी मंडल ने अपनी रिपोर्ट दी, तब इंदिरा गांधी सरकार ने उसे दबा दिया। 1990 में बीजेपी के समर्थन से चल रही वीपी सिंह की जनता दल सरकार ने जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने का फैसला किया, तब विपक्ष के नेता राजीव गांधी ने लोकसभा में इसके खिलाफ लंबा भाषण दिया। 1984 में राजीव गांधी की कांग्रेस के पास 414 सांसदों का विशाल समर्थन था। तब कांग्रेस में पिछड़े सांसदों की भागीदारी सिर्फ 42 सांसदों की थी, यानी 10 से 11% के आसपास। 2019 में जब नरेंद्र मोदी की बीजेपी के पास 303 सांसदों का बहुमत आया, तब बीजेपी के 85 सांसद ओबीसी समुदाय के थे, यानी बीजेपी में 29% की पिछड़ा भागीदारी थी। 2014 से कांग्रेस को कमोबेश राहुल ही चला रहे हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर भी राहुल ने कोई ओबीसी लीडरशिप डेवलप नहीं की। अशोक गहलोत ओबीसी के माली जाति के हैं, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सारा ध्यान अपनी सत्ता बचाने में लगा दिया। भूपेश बघेल भी ओबीसी हैं, लेकिन 5 साल मुख्यमंत्री रहने पर भी बघेल कभी छत्तीसगढ़ की सीमा के आगे नहीं बढ़ पाए। आज कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्रियों में से सिर्फ एक सिद्धारमैया ही ओबीसी हैं। रेवंत रेड्डी आंध्र प्रदेश के अगड़ा समुदाय के रेड्डी हैं और हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ठाकुर हैं। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि वो ये सब नहीं देखती। कांग्रेस बस भाषण के सहारे झूठा नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करती है। अब बैकवर्ड तो खुद ही मोदी साहब बोलते हैं। जब वो पहले अपर कास्ट में थे, लेकिन बाद में जब वो चीफ मिनिस्टर बने, अपना नाम उन्होंने अपने कम्युनिटी का नाम उन्होंने
बैकवर्ड लिस्ट में डलवा लिया। किसी को पता ही नहीं चला। हम लोगों को भी पता चला जब वो एमपी बने और प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने शुरू किया अपनी चालबाजी। हर जगह बैकवर्ड में गए तो मैं बैकवर्ड हूं बोलना। भाइयों और बहनों, मैं बैकवर्ड का आदमी हूं। ये कांग्रेस वाले मुझे सता रहे हैं। अरे हम कहां सता रहे भाई, तुम सबको सता रहे हैं। तुम सबको सता रहे, सबको मट्टी में मिला के तुम अकेले जिंदा रहना चाहते हैं और ये नहीं चलेगा। कांग्रेस का यह नैरेटिव ज्यादा चल नहीं पाता। बीजेपी कांग्रेस के गुब्बारे में सुई मार देती है। देखो, एक तो खींच है, और खींच ये है कि एक गरीब अति पिछड़े परिवार में पैदा हुआ नेता आज दुनिया का नेता बन गए हैं। इनको खींच है कि वो इतने दिनों से प्रधानमंत्री हैं कि इंदिरा गांधी के भी पीएम के नंबर से आगे बढ़ गए हैं। इनको खींच है कि भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी की ओर आगे बढ़ रहा है। इनको परेशानी है कि लंदन में अभी इतना बड़ा ट्रेड डील हुआ, भारत और इंग्लैंड दोनों को इतनी संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। इसकी चाहत है, क्योंकि इनको दिल में हमेशा दर्द है कि भारत में शासन करने का पट्टा तो हमको भगवान ने दिया है। तो मैं इतना ही कहूंगा, खरगे साहब, आपको शासन का पट्टा नहीं मिलने वाला। आपको जितनी गाली बकना है प्रधानमंत्री को बकिए। मैं बहुत भर्त्सना करता हूं, शर्म आनी चाहिए आपको। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर के भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के नेता हैं, ऐसे शब्दों का आप प्रयोग करते हैं। नरेंद्र मोदी इकलौते अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको पिछड़ा वोट बैंक इन ब्लॉक आता है। 2024 के चुनाव के एब्सोल्यूट नंबर पर ओबीसी वोट का कैलकुलेशन समझिए। 24 के चुनाव में कुल वोटर थे 97 करोड़ 79 लाख। वोटिंग हुई 66.10%, यानी करीब 64 करोड़ 64 लाख वोटर ने वोट डाले। इनका आधा यानी 50% पिछड़ा वोटर थे। नंबर में बताएं तो 32 करोड़ 32 लाख। 24 के चुनाव में बीजेपी को 43% पिछड़ा वोट मिलने का मतलब है कि मोदी को 13 करोड़ 90 लाख पिछड़ा वोट मिला। 24 के चुनाव में बीजेपी को कुल 23 करोड़ 59 लाख वोट मिले थे, जिनमें से 13 करोड़ 90 लाख पिछड़ा वोट थे। परसेंटेज टर्म में कहें तो बीजेपी को कुल मिले वोट में से 58% वोट पिछड़ों के थे। जब पिछड़े वोट पर मोदी की पकड़ इतनी मजबूत है तो फिर भला राहुल के लिए चांस कहां बचता है? भारत का तिरंगा अंतरिक्ष में तिरंगा दिख रहा है, मानसून चंगा दिख रहा है, मगर इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लिए हर विषय के ऊपर न सिर्फ हंगामा करना है, बल्कि बहुत ओछी अभद्र भाषा और शैली के द्वारा देश के सबसे लोकप्रिय ओबीसी प्रधानमंत्री के बारे में निरंतर अपमान और घृणा की अभिव्यक्ति करना है। अब आपको लेकर चलते हैं बिहार, जहां मोदी की ओबीसी पॉपुलैरिटी का रियल टेस्ट होने वाला है। बिहार में पिछड़ा यानी ओबीसी वोटर हैं 27%। इनके साथ अति पिछड़ा यानी ईबीसी वोट है 36%। दोनों को मिला दें तो बिहार में 63% पिछड़ा वोट है। नीतीश और तेजस्वी की सरकार में जब बिहार में जाति जनगणना कराई थी तो उसमें मुसलमानों की गिनती भी अगड़े पिछड़ों में की गई थी। बिहार में 63% पिछड़ों में से करीब 10% मुस्लिम पिछड़े हैं, यानी हिंदू पिछड़ों की आबादी बिहार में करीब 50% है। बिहार के 50% वोटर में से तेजस्वी यादव को 14% यादव वोट इन ब्लॉक मिलता है। नीतीश कुमार के पास लगभग 3% का कुर्मी वोट है, जिसके साथ 10% एक्स्ट्रा ईबीसी वोट जुड़ता है। बिहार का बाकी 23% पिछड़ा वोट नरेंद्र मोदी के साथ है, जो 2014 के बाद से लगातार कमल छाप बटन दबा रहा है। बिहार में बीजेपी के साथ हमेशा ऐसा नहीं था। किसी जमाने में लालू यादव बिहार में पिछड़ों के एक छत्र नेता थे। गरीब गुरबों के मसीहा बनकर सत्ता में आए लालू यादव जब तक गरीब गुरबों के नेता बने रहे,
तब तक वो समस्त पिछड़ी जाति के नेता थे। 1995 के बिहार चुनाव में पिछड़ों ने लालू यादव को बम्पर जीत दिलाई। लालू चारा घोटाले में जेल गए तो पिछड़ों ने 2000 के बिहार चुनाव में राबड़ी देवी को फिर से मुख्यमंत्री बनवा दिया। इसके बाद लालू राबड़ी खानदान समस्त पिछड़ों के नेता की जगह यादव नेता बनने लगे तो अन्य पिछड़े उनसे टूट गए। 2005 में बिहार में नीतीश राज आया तो कुर्मी कुशवाहा समाज नीतीश की ओर मुड़ गया। बिहार का अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी पिछले 20 साल आरजेडी से छिटका हुआ है, उसे मोदी में ही रब दिखता है। तेजस्वी यादव से वापस आरजेडी के खेमे में लाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। वो कभी चौरसिया सम्मेलन में जाते हैं, कभी कुशवाहा सम्मेलन करते हैं, तो कभी बढ़ई समाज के बीच पहुंच रहे हैं। 37 साल है मेरा उम्र, जब तक 70 साल के नहीं हो जाएंगे तब तक तो राजनीति न करते रहेंगे। अब ये झूठ बोलने लगेंगे मोदी जी की तरह तो कोई विश्वास करेगा? तो इसलिए हम लोग जो कह रहे हैं सोच विचार के अध्ययन करके साइंटिफिक तरीके से तभी कार्यक्रम कर रहे हैं, तभी आप लोगों से वादा कर। अब आरा मशीन के संचालन में बढ़ई समाज को 50% आरक्षण मिलेगा, क्योंकि आप लोगों का शुरू से ही पेशा रहा, ये होना चाहिए। और बढ़ई समाज के कारीगरों और लकड़ी के काम करने वालों को औजार खरीद के लिए एक मुफ्त हम लोग सहायता राशि जो है प्रदान करेंगे। सरकार ये सरकार करे ना करे, तेजस्वी 3 महीने बाद सरकार बनाने जा रहा है नवंबर में, और ये काम जो है हम लोग 2-3 महीने के अंदर जो है सारे काम को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। सब लोगों को हाथ जोड़ करके हम धन्यवाद देते हैं। बस एक बार अपने भाई या बेटा को विश्वास करके देखिए, 5 साल का मौका दीजिए। हम क्या 5 साल छोड़िए, केवल 20 महीने का ही हमको मौका दे दीजिए, देखिए हम काम करते हैं बिहार में आगे निकल सकते। हाँ, ये सच है कि बिहार में बीजेपी अब तक नीतीश कुमार का विकल्प नहीं ढूंढ पाई है, लेकिन पिछले 10-11 साल में बीजेपी ने चुप्पेचाप बिहार की पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों की राजनीतिक चेतना की जगह धार्मिक चेतना को जगाया है और उनके वोट में भी बड़ी सेंधमारी की है। प्रशांत किशोर इसे रिवर्स करने की कवायद कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि इस बार वो दोनों गठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे। जेडीयू का नंबर सबसे पहले आएगा, फिर बीजेपी का नंबर आएगा और अंत में आरजेडी भी नहीं बचेगा। किसका वोट पहले कटेगा? तो सबसे पहला नुकसान होगा छोटे दलों का, जो कि ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि उन दलों की करीब करीब उनके कार्यकर्ता, उनके वर्कर सब जनसुराज में आ गए। उनकी कोई चर्चा नहीं है, बस एक चर्चा है आरजेडी लेड अलायंस, एक चर्चा है बीजेपी जदयू और तीसरा है जनसुराज। वो ऑलरेडी हो गया। नेक्स्ट जो हिट होगा वो होगा जदयू को, उसके वर्कर, समर्थक, वोटर सबसे बड़ी संख्या में जनसुराज की ओर आएंगे। थोड़ा सा और अगर उफान हुआ और जनसुराज की ताकत बढ़ी तो नेक्स्ट डैमेज होगा भाजपा को बड़ी, क्योंकि वहां पर 2 तरह के लोग आएंगे। एक जो कि भाजपा के यहाँ के कार्यशैली, यहाँ के लैक ऑफ लीडरशिप से परेशान है, एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है। दूसरा कुछ उसमें एक ऐसा भी वर्ग है कि ठीक है ऊपर मोदी है, नीचे तो हमको जनसुराज चाहिए, इसलिए सेकंड कटेगा भाजपा का। और जब ये दोनों कटेगा तो तीसरा जो मुसलमान जो यहाँ 30 वर्ष से लालू जी की बंधुआ मजदूरी कर रहा है, वो जब देखेगा कि इतनी बड़ी संख्या में एनडीए के लोग जा रहे हैं तो वो टूटेगा। इसी ऑर्डर में नुकसान होना है, होगा दोनों को नुकसान। 29 में देश में जो होगा उसका सैंपल सर्वे बिहार में 25 में दिख जाएगा। बिहार के सैंपल में पिछड़ों के बीच कांग्रेस की जो हालत है वही पूरे देश में पिछड़ों के बीच कांग्रेस की स्थिति है। 3 में न 13 में राहुल गांधी पिछड़ा सम्मेलन जरूर कर रहे हैं, लेकिन जहां से वोट मिलता है पिछड़ों के उन गांवों में, उन कस्बों में, उन शहरों में राहुल गांधी की पार्टी का वजूद 0 है।